जब मैं मिथिलांचल बेल्ट में घूम रहा था, जो फॉरवर्ड कास्ट है वो बहुत दूर भागती है आरजेडी से। कहती है एक बार तो मन कर भी लें कि बीजेपी को वोट नहीं देना तो हम आरजेडी के पास कैसे जा सकते हैं। ये सरनेम जिसके आधार पर आजकल लोग जज करते हैं। जी, मेरे लिए लोकतंत्र में विमर्श का मुद्दा हमेशा रहेगा। नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। बाहुबलियों की बड़ी बात हो रही। मोकामा में अनंत सिंह के बनस्पत सूरजभान सिंह खुद बाहुबली अपराधी रहे। क्या नया विकल्प देगा? मैं सर महतो समाज के गांव में था, मोकामा में, जब ये हत्याकांड हुआ दुलारचंद वाला। और जब मैं उस गांव में गया, कोई भी आम व्यक्ति जो शहरों में रह रहा है या गांव में भी रह रहा है, उस गांव में कदम नहीं रख सकता। इस हालत को ठीक करने के लिए नहीं, क्या करना? देखिए, इन मसलों से मैं भी पीड़ित हूँ। जीविका दीदियों को जो पैसा दिया जा रहा है, 1,21,00,000 मेरे हिसाब से महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। 7 नवंबर को भी जाना है। कितना असर डालेगा ये चुनाव? 20 बरस से सरकार में थे, महिलाओं के लिए कभी नहीं सोचा गया। लोगों को ये भी पता है कि अब मजबूरी में करना पड़ा। तेजस्वी ने माई बहन मान योजना पहले अनाउंस कर दी। तेजस्वी कहते हैं हर परिवार को नौकरी दे देंगे। ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे दे देंगे? जब 2020 में तेजस्वी जी बोल रहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो लोग ने बहुत अशोभनीय टिप्पणियां उन पर की थी। बाप के पास से पैसा लाएगा, कर दिया ना। 17 महीने की सरकार ने। अगर मौका मिलता है, बिल्कुल। कितनी संभावना आपको लगती है मौका मिल पाएगा? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 7% कि बदलाव का चुनाव होगा। और किस फैक्टर्स के बेस पे आप ये कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये मान रहा हूं कि बिहार के चुनाव को पोलराइज करने की तमाम कोशिशें नाकाम हैं। नमस्कार दोस्तों, मॉलिटिक्स की पावर प्ले सीरीज पटना में ही है और पटना में बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं जो पावर प्ले एपिसोड के इस सेगमेंट में हमारे साथ चर्चा करेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, शुक्रिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राष्ट्रीय जनता दल से। एक चीज जब मैं इनके बारे में सोचता हूं और जब मैं बिहार घूमता हूं, खासतौर पे इलेक्टोरल पर्पस से, तो समझ में आता है मनोज कुमार झा एक अगड़ा, एक फॉरवर्ड कास्ट से आने वाला व्यक्ति, और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके बारे में परसेप्शन ये है कि ये केवल यादवों की पार्टी है। तो मनोज कुमार झा वहां कैसे अकोमोडेट किए जाते हैं? क्यों मनोज कुमार झा उस पार्टी में है? क्योंकि बिहार का पूरा सेंटिमेंट थोड़ा बहुत अलग दिखता है। तो बिहार का सेंटिमेंट क्या है? बाहुबलियों की बड़ी चर्चा हो रही है इस पूरे इलेक्शन में, और अपराधों की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। जंगल राज, ये विषय जो है थमा नहीं है। तो जंगल राज की हकीकत क्या है, बाहुबलियों की हकीकत क्या है, आरजेडी में अगड़ों की कितनी जगह है, और अगड़े आरजेडी में अगर हैं तो क्यों हैं, और किस तरीके से और अगड़े आरजेडी में आ सकते हैं, इन तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। शुक्रिया। और पहला सवाल यही, जब मैं मिथिलांचल बेल्ट में घूम रहा था, तो जब मैंने सेंटिमेंट लोगों का देखा जाना, तो जो फॉरवर्ड कास्ट है वो बहुत दूर भागती है आरजेडी से। कहती है एक बार को मन कर भी लें कि बीजेपी को वोट नहीं देना तो हम आरजेडी के पास कैसे जा सकते हैं। क्यों? मैं एक बात बताऊं नीरज जी, कई चीजें जो धारणाएं बनती है ना, उन धारणाओं के पीछे एक पूरी शक्ति होती है, ताकत होती है। उसमें पूंजी भी है, अभिजात वर्ग की सोच भी है। जब आप मुझको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मेरे लिए सवाल ही नहीं है। संविधान सम्मत राजनीति करना चाहता था। जी, विश्वविद्यालय में वही पढ़ाता हूं। मेरे लिए सबसे पवित्र किताब, मेरे लिए क्यों, इस देश के अधिकांश नागरिकों के लिए जो सबसे पवित्र किताब है वो संविधान है। जी, संविधान सम्मत चीजों पर अगर मैं समता की बात करूं, उसको समझाने की कोशिश करूं, वो भी कई लोगों को नागवार गुजरेगी। मैंने कहा ना कि अभिजात्य जी, और पूंजी का एक घालमेल सा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आप कभी मौका लगे तो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लालू जी की कैबिनेट की फहरिस्त देख लीजिएगा। 90, 95, 2000, वो कैबिनेट अपने आप में आपको इंद्रधनुषी कैबिनेट था, तमाम जातियों का। तमाम जातियों का। और मैं समझता हूं मेरे दल में ये सरनेम जो आप जिसके आधार जी, पर आजकल लोग जज करते हैं, जी, लोग ये भी समझते हैं कि अगर मेरा सरनेम झा है तो मैं धर्मांध क्यों नहीं हूं। जबकि मैं उस परिवेश में पला बढ़ा हूं जहां मुझे धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क पता है, जहां मुझे पता है कि मेरा ईश्वर मेरी व्यक्तिगत चीज है जी, और मैं अपने ईश्वर को का सार्वजनिकरण नहीं करूंगा।
मेरे लिए लोकतंत्र में विमर्श का मुद्दा हमेशा रहेगा, नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, और कमोबेश अभी की हमारी जो लीडरशिप है, तेजस्वी जी 2020 के बाद उन्होंने चुनावी विमर्श को जी बदल के रख दिया है। बीजेपी को मजबूरन 10,000 रुपए की घोषणा करनी पड़ी, जी क्योंकि 1.5 साल पहले इन्होंने माई बहन मान योजना हम्म, की घोषणा की थी। नौकरी शब्द नहीं था बीजेपी के पास या जेडीयू के पास। हम्म, तेजस्वी जी नैरेटिव को लाए, नौकरियां मिली भी 17 महीनों में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर समुदाय को यह सोचना होगा कि प्रगतिशील राजनीति चाहिए या प्रतिगामी राजनीति जी चाहिए। प्रगतिशील राजनीति संविधान सम्मत होगी, प्रतिगामी राजनीति आपको मध्य युग में ले जाएगी कि हम फलाना जगह का नाम बदल देंगे, फलाना चौक का नाम बदल देंगे, फलाना जिले का शहर का नाम बदल देंगे। इसमें फायदा आपका कुछ होगा नहीं और केवल नैरेटिव्स चलते नहीं, रहेंगे। और ये नैरेटिव चलना, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जी क्या कह रहे हैं, अप्पू टप्पू गप्पू। हम्म, अरे साहब, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको कहना चाहिए था कि तेजस्वी जी का जो नौकरी का मॉडल है उससे बेहतर मॉडल हम देंगे, उनके स्वास्थ्य सेवा का जो मॉडल है उससे बेहतर हम देंगे, सामाजिक सुरक्षा की हमारी बेहतर अवधारणा होगी। आप क्या करें, गांधी जी के 3 बंदर अप्पू टप्पू गप्पू, इससे विमर्श हल्का होता है। ठीक बात। प्रधानमंत्री जी ही आए, कट्टा कट्टा, क्रूरता, कभी तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अगर कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की पीएचडी करेगा कि रेटोरिक्स एम्प्लॉयड बाय सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स, कि उनकी भाषणों का एक विश्लेषण हो, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी के हिस्से में क्या आएगा, कट्टा। इतने प्रधानमंत्री इस देश के रहे, हम सबसे सहमत नहीं है नीतिगत रूप से, लेकिन जुबान किसी की ये नहीं थी। भाषाई गरिमा प्रतिदिन तार तार होती है। हासिल क्या है, आपको बिहार का सीएम नहीं बनना, चुनाव, आप चुनावी मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। मनोज जी, एक बात बताइए, एज अ प्रोफेसर आप इस बात को बताइए, राजनीति जो है वो जनता का निर्माण करती है, जनता राजनीति का निर्माण करती है? देखिए, ये सवाल बहुत पुराना सवाल है। मार्क्सियन फ्रेमवर्क में भी एक, हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो कहते थे कि जो सामाजिक आर्थिक जमीन है, जो कारक है, वो लीडरशिप पैदा करती है। तो एक पॉपुलर कहावत थी, लेनिन और नो लेनिन, रेवोल्यूशन वाज इमिनेंट, यानी लेनिन होते या ना होते, लेकिन वो जमीनी कारक इतना प्रबल हो गए थे कि वहां क्रांति सुनिश्चित थी। लेकिन अगर मैं नियो लिबरल दौर में देखूं तो थोड़ा बदलाव हुआ है। एक खास किस्म की जनता का निर्माण हो, सोच का निर्माण हो, उसमें भी पूंजी बहुत लगाई जाती है। इसलिए राजनीति जो है ना, आप सडनली देखेंगे कि इलेक्ट्रल कंसल्टेंट्स बहुत पॉपुलर हो गए। ये बाजार की इयत्ता को, बाजार एक नियामक सा बन गया है, और इसलिए हमारी राजनीति में थोड़ी मुश्किल हो गई है। इतनी आत्मकेंद्रित, व्यक्तिवादी हो गई है, तो नेता भी आत्ममुग्ध हो गए। ये अपनी राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक राजनीति के लिए, हिंदुस्तान जैसे देश के लिए उचित नहीं है। जो पार्टियां अपने आप को कहती हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग फेल नहीं हुए इस मोर्चे पर कि लोगों में वो प्रोग्रेसिवनेस जो है वो इम्पोज नहीं कर पाए कि प्रोग्रेसिव रहें लोग? क्यों फॉरवर्ड कास्ट का आदमी, आपने अभी बोला अपने जवाब में कि मैं झा हूं तो धर्मांध क्यों नहीं हूं, लोग ऐसा सोचते हैं, तो क्यों फॉरवर्ड कास्ट के आदमी के दिमाग में ये ठूसा गया कि भाई तुमको धर्मांध होना है? क्यों वो इस तरीके के आइडियोलॉजी के साथ हो पाए? एक बात कहता हूँ नीरज जी, हालांकि इस तरह की बातचीत के लिए लंबा वक्त चाहिए, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, एक साइकिल होता है, हम उस साइकिल से गुजर रहे हैं। ओस्वाल्ड स्पेंगलर की एक थी, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। उसी तरह मैं मानता हूं कि राइज एंड फॉल ऑफ आइडियोलॉजिकल रेजीम या रेजीम भी एक चीज होती है। एक वैचारिकता हावी है जो दक्षिणपंथी स्वर और सुर या शोर तीनों का मिलाजुला है, उसमें डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी और डिक्लाइन की जरूरत है। मुझे दक्षिण पंथ से विरोध नहीं है, लेकिन ये जो दक्षिणपंथी आवरण है,
ये मौलिक मुद्दों को गायब करने का तरीका है। शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में शिक्षा समता का उपकरण बने, औजार बने, हम उसकी चर्चा नहीं करते। नौकरी की बात अगर आप करते हैं तो लोग कहते हैं अरे कहाँ चले गए। मतलब ये सब चीजें जो बेसिक थी, हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। और ये मैं मान रहा हूं कमी है हमारी भी, लेकिन वो एक ग्लोबल फिनोमेना भी है। जहां हमसे पूर्व आ गया वहां उसका अवसान अब हो रहा है, जैसे लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में। हम भी उम्मीद करें कि कल की जो बीजेपी भी हो वो इतनी आत्ममुग्ध, इतना धुर दक्षिण पंथ में ना हो। वाजपेयी जी से भी हमारा विरोध था नीतिगत जी, लेकिन कभी कट्टा वाजपेयी जी से नहीं सुना हमने। कटुता, कट्टा और भी क्या, क्रूरता वगैरह वगैरह। तो ये जो तुक बिठाने के चक्कर में बेतुकी बातें चल जाती हैं और कुछ तालियां भी बज जाती हैं, ये दौर हमेशा के लिए नहीं है। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, गुजर जाएगा ये दौर। गुजर जाएगा। चलिए सीधा बिहार इलेक्शन पे आते हैं, क्योंकि मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे इन विषयों पे बात करने में मजा आता है और ये टाइम ले लेंगे ज्यादा। बाहुबलियों की बड़ी बात हो रही है, मोकामा की घटना आपके जहन से भी गुजरी होगी, आप जानते ही होंगे। मोकामा में अनंत सिंह के बनस्पत एनडीए का जो प्रत्याशी है वो सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद बाहुबली अपराधी रहे हैं। क्या नया विकल्प दे पा रहे हैं आप? एक बात सोचिए, कई बार डेमोक्रेसी, जो मैंने कहा ना, हालात में भी रूटेड होते हैं। हर क्षेत्र का एक अपना व्याकरण होता है। वो व्याकरण टूटे कल को, वो एक डिजायरेबल चीज है। लेकिन फर्क आप ये देखिए कि सूरजभान जी और उनकी पत्नी या उधर अनंत सिंह जी, फर्क ये है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर लोगों को थ्रेट कर रहा है कि इनको घर में बंद रख देना, वोट डालने में। वोट डाल। यही 90 से पहले का बिहार था। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि जहां कई लोगों ने लालू जी के आगमन से या कर्पूरी जी के वक्त से थोड़ा बहुत बदलाव शुरू हुआ कि लोगों ने बूथ पे जाना शुरू किया, हिम्मत जुटाई। ये जो बूथ तक लाने का पूरा आज फिर वही सोच उनको बूथ से दूर करना चाहती है। क्योंकि सबाल्टर्न जब अपने अधिकार के लिए, और बड़ी तादाद है, तो लोग थ्रेटेंड फील करते हैं। मैं उसको उस तरह से देखता हूं। जो आपने बात कही वो डिजायरेबल है, लेकिन कम से कम हम आवरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर जो हम कवर नहीं कर रहे हैं। ये आप देखिए स्पष्ट, हमारी लीडरशिप ने कभी ये नहीं कहा। अभी जो हालात थे वहां मेरी लीडरशिप संजीदा तरीके से चली कि इसमें जातिगत युद्ध में ये तब्दील ना हो, उतना पूरा ख्याल रखा। लेकिन अफसोस हमारे जो प्रतिपक्ष में लोग हैं, जो हमारे खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहे हैं, ये इसको 90 के पहले का बिहार बनाना चाहते हैं, जहां गरीब गुरबा मताधिकार से वंचित किया जाए। मनोज जी, आपके भाषणों का मैं कायल हूँ, बड़े स्पष्टवादी होते हैं। साफ तौर पे ये कहिए, जो चीज डिजायरेबल है उसके लिए एफर्ट क्या किया जा रहा है? एफर्ट हो रहा है क्या? कई सारी चीजें। आपको मैं अभी क्या कहूं, आप अगर तेजस्वी जी की वर्किंग स्टाइल देख लें, वर्किंग स्टाइल देख लें, कई तब्दीलियां आई हैं और कई तब्दीलियां और आएंगी, यकीन मानिए। राजनीतिक अपराधीकरण पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मैं अग्री, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, तो मैं जी, जानता जी, हूं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को। एक ऐसा दौर जिसमें दंगे फसाद करा के आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, बड़े बड़े ओहदे पे चला जाए। आपको मैं, अपराध की कई श्रेणी होती है, आर्थिक अपराध है, घृणा का अपराध है। अभी हाल में इलेक्शन कमिश्नर साहब से भेंट हुई थी, चुनाव से पूर्व, तभी अनाउंस भी नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि लोकसभा चुनाव में हम हेट स्पीचेस पे कंप्लेन करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। समाज कितना छत विच्छत हो रहा है, आर्थिक अपराध हो, सामाजिक मतलब धार्मिक ताना बाना टूट जाए, सामाजिक ताना बाना टूट जाए, शमशान कब्रिस्तान किया जाए, भैंस मंगलसूत्र मुजरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स। मैं ये कह रहा हूं कि इससे क्या हुआ है। यही प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के सीएम थे, उस समय जेएम लिंगडो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मीटिंग्स में उनका नाम लेते थे,
मैं जानता हूं जेम्स माइकल लिंगदो, समाज टूटा नहीं, छत विछत नहीं हुआ। तो राजनीति में अपराध ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं, जनता को आना होगा आगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी, मुझे बताइए सड़कों पे उतर के लोगों ने लाखों की तादाद में कब ये कहा है इट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड? उससे नजीर मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज को भी। अन्यथा पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो कुशन रहता है कि चलो मेरा वाला कम, उतना अपराधी नहीं है। क्या उतनी ताकत जनता में बची है? आदर्श की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आदर्श की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये बदलाव जनता ही लाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सर महतो समाज के गांव में था, मोकामा में, जब ये हत्याकांड हुआ दुलारचंद वाला। उसके बाद मैं पूरा देख रहा था उस जगह को। महतो समुदाय के लोग अनंत सिंह के ऊपर या उस पूरे हत्याकांड के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे। एकदम से वो प्रस्फुटित हुआ उनका गुस्सा। वो कहते हैं विकास देखना चाहते हो, आओ मेरे साथ, अभी हम वो रिपोर्ट पब्लिश भी करेंगे। और जब मैं उस गाँव में गया, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, नीरज झा, कोई भी आम व्यक्ति जो शहरों में रह रहा है या गाँव में भी रह रहा है, वो उस गाँव में कदम नहीं रख सकता है। जब कैमरा ऑफ करके मैंने पूछा बोलते क्यों नहीं हो, कहता जो बरुआर है वो हमको मारेगा। तो आम लोगों की हालत तो ये है। इस हालत को ठीक करने के लिए कोई क्या कर रहा है? देखिए, मेरे पास कोई कालपोल टाइप दवाई इसकी नहीं है, लेकिन इन मसलों से मैं भी पीड़ित हूँ, आहत रहता हूँ। विश्वविद्यालय में भी पहले जब राजनीति में नहीं था, मेरा फिर भी भरोसा है लोग एक दिन उठेंगे। इंतहा होती है कोई, एक थ्रेशोल्ड होता है, वो थ्रेशोल्ड के पास हम पहुंच गए हैं। और मैं समझता हूं कि वही जो जनता की ताकत होगी वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने आप को रीड्रॉ करने के लिए मजबूर करेगी। लोग उठेंगे तो, लेकिन जो राजनीति का पूरा नया विमर्श बन गया रस झा। मैं जब देख रहा था, घूम रहा था लोगों के बीच, 5 किलो राशन उनके लिए ठीक सी चीज है कि 5 किलो राशन दे रहा है हमको, जो हम उसको वोट दे सकते हैं। 10,000 रुपए अगर उनको अकाउंट में आ रहा है, जबकि जीविका में वो हर हफ्ते जमा करती हैं 10 रुपए महिलाएं। लेकिन परसेप्शन इस तरीके का बन जाता है। और तमाम पार्टियां जब इन चीजों की घोषणा करते हैं कि हम कैश बेनिफिट करेंगे आपको या ये बेनिफिट करेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये नहीं हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि इंटेंशन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इंटेंशन ये है कि जनता को कुछ ना कुछ देते रहो, इनको चुप रखो। आपको क्या लगता है? देखिए, अव्वल मैं थोड़ा असहमत हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था, इट वॉज एन इंसल्ट। मुझे लगा ये इंसल्टिंग है ये जुबान। मैं पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं कि माचिस की डिबिया खरीदने वाला मोकामा का एक साधारण व्यक्ति और अडानी अंबानी बराबर का टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर्स में कास्ट हिरार्की नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने माचिस की डिबिया खरीदी है तो मैं भी टैक्स पेयर हूं, मैंने कोई कर दिया है, तो उस कर के बदले अगर मुझे कोई रिलीफ के लिए दी जाती है तो रेवड़ी नहीं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि इसकी एक निरंतरता होनी चाहिए और ये एसेट बिल्डिंग टाइप असिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का दो पहलू है, एक है सोशल असिस्टेंस, एक होता है सोशल इंश्योरेंस। मैं समझता हूँ एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में कि वो जनरेटिव भी हो। उस तरह की योजना हम नहीं ला पा रहे हैं और कोशिश वो होनी चाहिए। तो चलिए, जीविका दीदियों को जो पैसा दिया जा रहा है, 1,21,00,000 मेरे हिसाब से महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। 7 नवंबर को भी जाना है। कितना असर डालेगा ये चुनावों में? देखिए, मैं मानता हूं कि हमारी तरफ से भी कमिटमेंट है, बेहतर कमिटमेंट है, तो अब 14 को नतीजे बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि उसके अलावा जो सबसे प्रमुख विमर्श का हिस्सा है, मुहिम 20 के चुनाव के बाद से मैं देख रहा हूं कि इस राज्य में नौकरी की बात होने लगी। पहले होती नहीं थी, नौकरी की बात होने लगी। इस बार सामाजिक सुरक्षा की बात होने लगी। 20 बरस से सरकार में थे, महिलाओं के लिए कभी नहीं सोचा गया, इस दृष्टिकोण से सोचने लगे। इसलिए लोगों को ये भी पता है कि ये दो पैराडाइम हैं, एक तेजस्वी जी और महागठबंधन, और एक रिलक्टेंट सा पैराडाइम कि अब मजबूरी में करना पड़ा। तेजस्वी ने माई बहन मान योजना पहले अनाउंस कर दी, तो देखा जाए जनता क्या तय करती। नौकरी की बात आपने कर दी। एक शब्द बड़ा अभी वायरल हुआ था जो मैंने बातचीत की थी, ब्लूप्रिंट का। तेजस्वी कहते हैं हर परिवार को नौकरी दे देंगे। ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे दे देंगे? एक मिनट नीरज जी, ये सवाल मैंने हल किया, कल भी कुछ दिल्ली के मीडिया साथियों से बात हो रही थी।
तेजस्वी जी का इशारा ऑप्टिमाइजेशन पे था। हम्म, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन के माने होते हैं कि आप बजट को रीलुक देंगे, हम्म, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेस करेंगे, हम्म, आपके पास 5 साल का वो होगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कई क्षेत्रों से सरकार ने खुद को दूर कर लिया दूर है। कर लिया, अनुपस्थित कर लिया है। हम उसमें सरकार की मौजूदगी की संभावनाएं हम्म, तलाशेंगे। इसलिए ये किसी का कहना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब 2020 में तेजस्वी जी जी, बोल रहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, हम्म, तो लोग ने बहुत अशोभनीय टिप्पणियां उन पर की हम्म, थी, बाप के पास से पैसा लाएगा। हम्म, कर दिया ना 17 महीने की सरकार में। और इन्हीं से, क्योंकि जब 2022 में नीतीश जी तेजस्वी जी से चाह रहे थे कि साथ आए, तो नीतीश जी परेशान थे उस वक्त कि बीजेपी उनको स्वालो करने की जी, कोशिश कर रही थी। तो तेजस्वी जी रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा कि 2 चीजें मुझे फ्री हैंड चाहिए, एक जॉब और दूसरा कास्ट सर्वे। दोनों हुआ। तो इंटेंट भी आप उसमें देखिए और उसको ऑप्टिमाइजेशन के नजरिए से देखिए। ऑप्टिमाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि विभाग हैं जहां से अनुपस्थित कर लिया है सरकार ने, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे। कौन कौन से विभाग हैं इस तरह, किस कई तरह की देखिए, अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ी यूथ के चीज लिए है कि बनी? अगर हेल्थ को ही आप हम्म, एक नीचे तक ले जाए, उसकी उसकी जो पॉसिबल वैकेंसी हो सकती है ना, जी, आपके मतलब इस बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम्म, अगर आप देखें और कई और राज्यों से कंपेयर करें, तो आपको लगेगा। मैंने एक छोटा उदाहरण लिया। जी, अगर हम मान लीजिए होम को ही ले, हम्म, अगर हमारी अवधारणा है कि हम एक्सपैंड करेंगे, तो आपको उसमें बहुत बड़ी आपको आपके पास एक स्फीयर मिलेगा। हम्म। इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात कर मतलब सकते कई डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं जिन पर काम हैं। किया हाँ, जाएगा अगर मौका मिलता है तो। बिल्कुल कितनी बिल्कुल। संभावना आपको लगती है मौका मिल पाएगा? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 7% कि बदलाव का चुनाव होगा। और किस फैक्टर्स के बेस पे आप ये कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये मान रहा हूं कि बिहार के चुनाव को पोलराइज करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं। हम्म। ये मेरा, और ये मैं बिहार के लोगों की विजय मानता हूँ। एसआईआर को लेकर काफी बातचीत हुई थी शुरू में, वोटर अधिकार यात्रा निकली उस वक्त तक। एज एन ऑब्जर्वर अगर मैं देखूं तो विपक्ष जो था, विपक्षी दल जो थे, उनको ठीक ठाक लीड मिल चुका था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो माइलेज जो है वो कम हुआ? देखिए, एसआईआर में हम चुनाव आयोग से लड़ रहे थे, हम्म, कोर्ट में भी। पहले तो चुनाव आयोग के हम्म, पास ही गए, चुनाव आयोग ने सुनने से इनकार कर दिया। हम्म, लेकिन एक एक करके हमें बहुत सारी रिलीफ मिली। हम्म, अगर आप सारी हियरिंग को जी, नोटिस करें, मतलब आधार को लेकर के हम्म, जो रिलक्टेंस था इलेक्शन कमीशन का, वो खत्म करना पड़ा उनको। जी, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई। जी, तो उसको मैं उस रूप में नहीं देखता हूं। हमें रिलीफ मिला और अभी भी वो हियरिंग कंटिन्यू है। तो जी, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी विजय हुई कि जो हमने मुद्दे हम्म, सामने रखे थे, उन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति हुई। हम्म। तो अभी माइलेज उतना ही बरकरार आपको तो लग ही रहा है, आपको तो लग रहा है कि सरकार बन रही है। टाइम आप भी देख रहे हैं, टाइम मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि बात हो गई थी जल्दी खत्म करना है। एक सवाल आखिरी, जब मैं घूमता हूँ सर, और क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जिस पे मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं था, भूरा बाल साफ करूं, एक ये स्टेटमेंट आरजेडी को बड़ा डेंट करता दिखता है। लोग इस देखिए, स्टेटमेंट के मैं बारे में एक बात आपको कहूं नीरज जी, जब से, मतलब ऐसा नहीं कि राजनीति में हमेशा से था, हम्म, पढ़ाई लिखाई करता रहा, इस दल के साथ 10-11 ईस्वी में जी, आया, आज तक। मैं तो छात्र था जब लालू जी की हम्म, सरकार बनी। मैंने आज तक प्रिंट में ये स्टेटमेंट नहीं देखा। ये किसने किया? वही जो मैंने पहले कहा था कि अभिजात्य जब सत्ताच्युत हुआ हम्म, 90 में, तो वो अनसेटल्ड हो गया। हम्म, किसी भी प्रकार, जैसे मैंने कहा जंगल राज, वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे टिप्पणी थी, हम्म, उसको चिपका दिया, क्योंकि मैंने कहा कि इन लोगों के पास तमाम संसाधन थे। हम्म, मैंने आपको कहा कि लालू जी की कैबिनेट देखी, उनकी वर्किंग स्टाइल देखी, उनकी निजी मित्रताएं देखी, और एक अलग कोई उदाहरण देते। मतलब ये एक ऐसा है ना कि मैं बार बार कहता हूं कि ही हैज बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट उनके खिलाफ इस हद तक कैसे हो गया? इसे कैसे नहीं कंट्रोल किया गया, ये नहीं, समझा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर करिए, देश भर में जो सबॉल्टन लीडरशिप है, हम्म, उनका परसेप्शन कैसे खराब किया जाता है। मायावती जी का कैसे किया गया,
मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह जी का कैसे किया गया, कांसी राम जी का कैसे किया गया, लालू जी का कैसे किया गया। लेकिन सर इसमें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम सिंह की बात करें तो जो जंगल राज या भूरा बल साफ करो जिस आक्रामकता के साथ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ है ये, उतनी आक्रामकता के साथ कहीं और नहीं दिखता नहीं, है मैं मुझे। आपको बता रहा हूं, उस आक्रामकता के पीछे एक अभिजात्य चिंतन जो बिहार का था हम्म, और जो बहुत अनसेटल्ड हुआ, व्यग्र हो गया, परेशान हो गया, उसकी पहुंच जुडिशियरी में थी, मीडिया में थी, तो वो एक बहुत ही मैं ऑर्केस्ट्रा किस्म से मैं कहूंगा कि उसको चलाया गया। लेकिन जो लोग भी केयरफुली चीजों को वॉच करते हैं, ऐसा जमीन पे तो कतई नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, न्यू लिबरल ब्रांड मेकिंग पॉलिटिक्स चल रही है। प्रधानमंत्री जी भी वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली टिप्पणी को जंगल राज बोलते हैं और थोड़ा सा भी आईना नहीं रखते हैं कि मणिपुर करवाने वाले लोग किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, पहलगाम करवाने वाले लोग बड़ी बड़ी बात यहाँ कर रहे हैं। तो फिल्मों और मीडिया का भी रोल इसमें हो ही सकता है, होगा ही। एक आखिरी सवाल और बन नहीं कर रहा है खत्म करने का, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उनको शायद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश इधर के दरवाजे भी देख रहे हैं और कोई बड़ी अशोभनीय टिप्पणी नीतीश के खिलाफ इधर से हुई नहीं है। अशोभनीय कभी भी नहीं हुई। मैं तो कहूं प्रधानमंत्री जी का धुर विरोधी हूं, लेकिन मैंने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर नहीं की है जी। बल्कि हमें जो चिंता होती है कि प्रधानमंत्री जी खुद कैसे इतना कुछ कटुता बोल करके और सहज भाव से सो जाते हैं रात को। मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहता हूं, नीतीश जी के को जानना है तो उनके आधार समूह के बीच में आज क्या चल रहा है वो जानिए। बहुत परेशानी है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जो लोग निर्णय ले रहे हैं जदयू के नाम पर, उनका उस आधार समूह के साथ ऑर्गेनिक रिश्ता नहीं। परेशानियां हैं तो शिफ्ट हो सकता है। नहीं, वो तो स्पेकुलेटिव चीजें हैं। 14 का नवंबर का मैंडेट उस तरह की संभावना नहीं रखता। चलिए ठीक है, मतलब परेशानियां बहुत सारी हैं। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। you. बहुत सारे Thank विषयों you. पे और बात हो सकती थी, समय के कारण हम लोगों ने की नहीं, लेकिन बहुत सारे विषयों को हमने टच किया। कैसी लगी आपको बातचीत जरूर हमें बताएं। एक बार फिर से मनोज जी का बहुत 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 आभार।